अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमने किया चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम लेवेंसन 17th एडिशन, रिव्यू ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। मैं आप लोगों को पूरी एक एक लाइन करके समझाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। तो लेट अस स्टार्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारे बैक्टीरिया की स्टेरिलाइजेशन एंड बॉयलिंग के बारे में पढ़ा था। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की, तो जाके मेरे चैनल पे देख लें, वो चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोडेड है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट चैप्टर 3 विच इज़ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करता है हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन से क्या होता है, जैसे एक सेल है मेरे पास, तो वो स्प्लिट होकर डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, ठीक है। और ये दोनों सेल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू दिस सेल, टू द पेरेंट सेल, ठीक है। अब ये जो ये सेल प्रोड्यूस हुआ है, ये फिर से दो में डिवाइड होगा, ये एक और प्रोड्यूस करेगा, एक और ये भी दो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, बैक्टीरिया की। इस तरीके से ये फिर दो 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 हर चीज़ के दो 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 बनते जाएंगे। तो इस तरीके से एक ही बैक्टीरिया में से बहुत सारे इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में भी, इधर लिखा हुआ है आपके बुक में, ये देखो यहाँ पे, दिस इज रेफर्ड टू एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच इज़ द लॉगरिथमिक ग्रोथ एंड इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये देखो, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 raised to power 0 इज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ सेल्स इज 2 2 raised to power 1, नंबर ऑफ सेल्स इज 4 2 raised to power 2। मतलब ये जो है ना, एक एक इसका पावर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और सेल्स की ग्रोथ क्या होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से देखो ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ 2, फिर क्यूब ऑफ 2, फिर 4 times 2, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अ लॉगरिथमिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस 16 बैक्टीरिया आफ्टर 4 जनरेशंस, ठीक है। देखो 2, दिस इज द नंबर ऑफ जनरेशंस, ये जो पावर है ना, ये जनरेशंस है, और ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, फिर ये जो चीज़ है, दिस इज द नंबर ऑफ जनरेशंस एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आपको मैंने इक्वेशन भी समझा दी। द डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम एज लिटिल एज 20 minutes फॉर ई कोलाई टू एज लॉन्ग एज 18 to 24 hours फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अभी कह रहा है कि हर बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई के लिए रेप्लिकेशन का टाइम कितना है, दैट इज़ 20 minutes, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कितना है, 24 hours तक भी टाइम चला जाता है, ठीक है। बस आगे इतनी आप रीड कर लीजिएगा, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू द ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सबसे पहले देखो, मैं इधर ग्राफ बना लेती हूँ, ये इस तरीके से जाता है, आपकी लेवेंसन में बना हुआ है, सही है। ये है हमारे पास ए क्या चीज़ है हमारे पास, लैग फेज। लैग फेज मीन्स कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेल्स जो है इतना एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। सेल्स जो है सिर्फ अपना न्यूट्रिशन को सही कर रहे हैं, लेकिन इतना एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहे। फिर ये जो इतना बड़ा आपके पास स्टीप पॉइंट आया, दिस इज पार्ट बी क्या है, लॉग फेज। लॉग फेज इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस इज डिराइव फ्रॉम द लॉगरिथमिक फेज। लॉगरिथमिक अभी हमने पढ़ा कि लॉगरिथम क्या चीज़ है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि ये जो है, ये देखो, ये अगर एक होगा तो इसमें से कितने सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, तो ये इस तरीके से रैपिडली डिवाइड करता है, सही है। लॉगरिथमिक ग्रोथ इसकी रैपिडली होती है। अब जो है इसके अंदर एंटीबायोटिक की एग्जांपल आपको दी हुई है, पेनिसिलिन की, जो कि यहाँ पे एफिकेस होता है क्योंकि एक्ट करता है बाय डिस्ट्रक्टिंग द बायोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द बैक्टीरियल सेल व्हेन दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। अच्छा, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये इस टाइम पे इसके ऊपर एक्ट करता है पेनिसिलिन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट आता है, ये वाला स्टेज सी है। ये कौन सा फेज़ है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज मतलब रुक जाना, स्टेशनरी मतलब कम्प्लीटली स्टिल, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स हमारे ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, उतने ही रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। तो
उतने ही रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही। देखो जितनी ग्रोथ होगी ना, द नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डेथ। सही है। जैसे अगर 100 बैक्टीरिया ग्रो करें तो 100 ही बैक्टीरिया मर रहे हैं, तभी जो है यहाँ पे इसको स्टेशनरी फेज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो लास्ट पार्ट है डी, इसको कहते हैं डेथ फेज़। डेथ फेज़ के अंदर क्या होगा कि जो डेथ्स हैं वो राइज कर जाएंगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, तो फिर डेथ फेज़ हो जाएगा, बैक्टीरिया पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ फेज। ये 4 फेजेस हमने पढ़ लिए, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया अभी, ग्रोथ कर्व ऑफ द बैक्टीरिया। अब हम मूव कर रहे हैं ऑन द ऑब्लिक इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। ठीक है। सही। अब ऑब्लिक इंट्रासेल्युलर ग्रोथ के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है, जो लेबॉर्ट्री में रखा जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसके अंदर होते हैं शुगर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस पे क्या हो सके, जिस पे बैक्टीरिया ग्रो हो सके, जिस पे कल्टीवेशन कर सकें हम लोग, और फिर हम उस बैक्टीरिया को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें कि भाई ये है क्या चीज़, इसमें आखिर कौन सा डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब फिर यहाँ पर एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये हैं कि ऑब्लिगेट का, सुनो रुकिए, यहाँ पे ऑब्लिक नहीं है, दिस इज ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि दे ओनली, मतलब ये कंडीशन है, ऑब्लिगेशन है कि ये सिर्फ इंट्रासेल्युलर ग्रोथ ही करेंगे ये वाले पैरासाइट्स। ठीक है। और वो कौन कौन से पैरासाइट्स हैं हमारे पास है, क्लमाइडिया, रिकेट्सिया, एनाप्लाज्मा। ठीक है। ये जो हमारे पास ये 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशेंट एटीपी। एटीपी इनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता कि ये लोग अकेले अपनी लिविंग सस्टेन करते हैं, और ये जाते हैं जाके होस्ट सेल को अटैक करते हैं और उसमें से एटीपी छीन के और ख़ुद जो है खुद ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो दैट्स द थिंग ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। ये वाला हमने पैराग्राफ कर लिया है, आप लोग इसको एक दफ़े रीड कर लेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। नाउ वी मूव ऑन टू एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ। उसके बाद फर्मेंटेशन करेंगे, फिर आयरन मेटाबॉलिज्म करेंगे, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है तो ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं किस चीज़ पे, एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ। सही है। अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई होगी तो ग्रोथ इन्हेंस होती है। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय साइटोक्रोम्स। ये चीज़ इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपने ये याद रखना है कि क्या प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन यूज़ होती है, हाइड्रोजन पर प्रोड्यूस होती है, H2O2 हाइड्रोजन पर प्रोड्यूस होती है, जो कि टॉक्सिक होती है। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन पर जब टॉक्सिक है तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है कैटलेज और एक होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है। सबसे पहले आपका सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज यूज़ होता है, सेकंड पे आपका कैटलेज यूज़ होता है। मैंने उल्टा लिख लिया। सही है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल होता है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज नोन एज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। उसके बाद जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये सॉरी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कैटलेज। सबसे पहले सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो ऑक्सीजन का ये वाला चार्ज मॉलिक्यूल होता है उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पर में, फिर हाइड्रोजन पर रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कैटलेज टू प्रोड्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आई होप दीज 2 रिएक्शंस आर क्लियर। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ये आपके बुक में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कैटलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहाँ पे आप मार्क कर लो अपनी बुक में भी कि ये MCQs के लिए आपने तैयार करने हैं। These enzymes are important because the bacteria lacking in them are unable to grow in the presence of oxygen and they are considered to be anaerobic. ठीक है।
ये वाले बैक्टीरिया एनारोबिक क्यों है? क्योंकि जब इनमें ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, टॉक्सिक बन जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जब यूज़ नहीं होती, वो ऐसे ही घूम रही है सेल के अंदर, तो वो टॉक्सिक हो जाती है और उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है, तभी हम ये वाले स्टेप्स करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जिनके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं होता, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, तभी दे कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है वाटर में और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, और फिर वो ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज बैक्टीरिया इनटू 3 ग्रुप्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तीन सिनेरियोज दिए हुए हैं। एक है नंबर 1 सिनेरियो इज ऑफ द ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेटरी उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। एरोब मतलब जो ऑक्सीजन यूज़ करता है, उसको लाजमी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इसके एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। नंबर 2 है फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब ये वर्क करते हैं विथ 2 पाथवेज। देखो, एक पाथवे में है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक पाथवे में ऑक्सीजन एब्सेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो फिर ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं फर्मेंटेशन पाथवे। फर्मेंटेशन पाथवे के साथ क्या सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज कर लेते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या है, ई कोलाई। फैकल्टेटिव एनारोब्स का एग्जाम्पल है ई कोलाई। नंबर 3 क्या है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब इनको कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, एनारोब्स है, ऑब्लिगेट लाजमी ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है, क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी। क्यों और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनके अंदर देखो ऑक्सीजन आ जाएगी तो इनको ऑक्सीजन को डिस्पोज ऑफ करने का इनके पास कोई एंजाइम्स नहीं है। और कौन से एंजाइम्स हैं वो, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटलेस। इनके पास ये वाले दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं हैं, तभी ये लोग ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, राइट। उसके बाद दे वेरी इन द रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन एक्सपोजर, सम कैन सर्वाइव बट आर नॉट एबल टू ग्रो वेयर एज अदर्स आर किल्ड रैपिडली। अच्छा, कुछ होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रोथ उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और कुछ होते हैं कि ऑक्सीजन, अगर उनको ऑक्सीजन का एक्सपोजर होता है तो वो फ़ौरन ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं टू ऑक्सीजन, एंड एक होते हैं जो कि फिर भी मतलब एडजस्ट करके सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमने कर ली है। ठीक है, एरोब्स एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर ऑफन जस्ट कॉल्ड एरोब्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनारोब्स। ठीक है, अब एरोब्स और फैकल्टेटिव को एरोब्स में ही डाला गया है टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनारोब्स। बस ये आपको बता रहे हैं कि बुक किस तरीके से लिखी हुई है। नेक्स्ट हम जाते हैं, दिस इज यूजफुल बिकॉज द एनारोबिक बैक्टीरिया आर हैंडल्ड डिफरेंटली फ्रॉम द एरोब्स इन द लेबोरेटरी एंड आर ऑफन ट्रीटेड विद डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। जो एनारोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो लैब में उनकी अलग कंडीशन से ट्रीट किया जाता है उनको, और उनको एंटीबायोटिक्स भी अलग किस्म की दी जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने पूरा पैराग्राफ कवर कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू दी फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर्स। ठीक है, अब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स में क्या चीज़ है, हिस्टोरिकली सर्टेन शुगर्स को हम लोग फर्मेंट किया करते थे, एंड ठीक है, ये देखो 2 हमारे पास बैक्टीरिया हैं, निसेरिया गोनोरिया और निसेरिया मेनिंजाइटिस। इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन। ये चीज़ आपकी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निसेरिया गोनोरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज, और मेनिंजाइटिस क्या प्रोड्यूस करेगा, मॉल्टोज। ऐसे याद कर लो, गोनोरिया है जी से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज भी जी से स्टार्ट होता है, मेनिंजाइटिस एम से स्टार्ट होता है, मॉल्टोज भी एम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, E. coli is differentiated from Salmonella and Shigella on the basis of the fermentation of lactose. E. coli जो है हमारे पास वो डिफ्रेंशिएट होता है किससे, सैल्मोनेला से,
कैसे? बाय द फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन किसकी? ऑफ लैक्टोज की। सही। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं, ये आप मार्क कर लो अपने उसमें। ये देखो, नेसरिया गोनोरिया वाला, और ये इसी के साथ ही इकोलाई वाला भी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक नहीं है तो यहीं पर ये वीडियो पॉज करें एंड इसको मार्क कर लो अपने पास, स्क्रीनशॉट रख के सेव कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो ये होता है कि हाँ ये पक्का आना है एग्ज़ाम में, ये जो है मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप अपने पास सेव कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है, वो चीज़ तो आप लोगों को पता होगा कॉन्सेप्ट के बारे में कि फर्मेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शुगर है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन करती है पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड फिर अगेन ब्रेक डाउन करता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? दिस इज प्रोड्यूस इन एनएरोबिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो फिर क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है एंड एटीपी प्रोड्यूस होता है इस तरीके से। सही है। When oxygen is present, pyruvate produced by glycolysis enters the Krebs cycle and it is metabolized to carbon dioxide and water. देख लेते हैं इसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो। अच्छा, बस तो ये यही कह रहा है कि क्रेब्स साइकिल जो है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जब क्रेब्स साइकिल होता है तो उसके अंदर एरोबिक प्रोसेस होता है। क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो उसके अंदर एरोबिक प्रोसेस चलता है एंड उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। कौन सा किस्म का बैक्टीरिया? फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया होता है, जो दोनों तरीके से ग्रो कर सकता है, वेदर उसको ऑक्सीजन मिलती है या फिर नहीं मिलती, वो बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक कंडीशन विद द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, दूसरा ये आपको बता रहा है कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन अगर नहीं है, तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो मिलकर फर्मेंटेशन कर देते हैं। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो फर्मेंटेशन नहीं करते। एरोबिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एरोब्स प्रोड्यूस करते हैं मेटाबोलाइट्स जो कि एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब अगर फर्मेंटेशन को हमने चेक करना है, ये वाला पैराग्राफ अभी मैंने आपको समझाया है क्रेब्स साइकिल वाला, अब मैं आपको ये वाला पैराग्राफ समझाऊंगी ऑफ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वाली चीज़ ये है कि जब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ, तो लैक्टेट जो है चेंज करता है कलर ऑफ द पीएच। ठीक है, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करेंगे या अगर हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं तो फिर उसका कलर चेंज होता आता है। फॉर एग्जांपल, जब अगर फर्मेंटेशन हो गई है तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? येलो कलर। येलो कलर क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जब भी एसिडिक कंडीशन होगी तो येलो कलर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यहाँ पर जो इंडिकेटर वो हमें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फिनॉल रेड। सही है, फिनॉल रेड कन्वर्ट हो जाएगा कौन से कलर में? टू येलो कलर। सही है। अब अगर जब शुगर फर्मेंट नहीं हुई तो फिर फिनॉल रेड ही रहेगा। जब शुगर प्रोड्यूस हुई है बाय फर्मेंटेशन तो फिर येलो चेंज हो जाएगा। तो फिर हमें अगर पता करना हो कि कौन सा बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एंड एनाएरोबिक है और अगर वो फर्मेंटेशन कर रहा है तो हम उसको फिनॉल रेड में डालकर देखेंगे। इफ़ इट इज़ फर्मेंटिंग, इफ़ इट इज़ कन्वर्टिंग टू येलो कलर, इट मीन्स कि ये एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। और अगर उसने फर्मेंटेशन नहीं की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया एंड वो उसका कलर लाल ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये वाला भी पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला आप लोग इसको एक दफ़े रीड करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन का मेटाबॉलिज्म बहुत ही इजी है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आयरन किसकी फॉर्म में होता है? सबसे पहले तो फेरिक फॉर्म में होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा उसका कॉमन फॉर्म होता है, दैट इज़ द फेरिक फॉर्म। और कॉम्पोनेंट होता है किस चीज़ का? ऑफ द साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का कंपोनेंट होता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी लो बिकॉज द आयरन इज सिक्वेस्टर्ड इन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन सच एज ट्रांसफेरन। अच्छा, आयरन पड़ा होता है बाइंडिंग प्रोटीन्स में, जिनको क्या कहते हैं? हम नाम देते हैं उनको ट्रांसफेरन। तभी जो है आयरन
आयरन के ऊपर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक बंद ऐसे ट्रांसपेरेंट जो है एक क्लोज्ड एरिया होता है जिसके अंदर सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है। ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है बेसिकली, सही है। ट्रांसपेरेंट एक बड़ा सारा प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन 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 सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा उस पर एक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है, ये से देख लेते हैं, Siderophores such as Enterobacter produced by E. coli are secreted by the bacteria. They capture iron by chelating it. आयरन को कैप्चर करते हैं, उसको चिलेट करते हैं, उसको लाइक उसके रॉ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन अटैच कर देते हैं टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सर्फेस एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल वेयर द आयरन बिकम्स अवेलेबल फॉर द यूज़। जब वो सेल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो फिर आयरन वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। The fact that bacteria have a complex and specific mechanism for obtaining iron testifies to its importance and growth in the metabolism of bacteria. ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स है एंड बस इम्पोर्टेंस है इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि ट्रांसपेरेंट एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन बॉडी का स्टोर होता है सारा, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास ये है साइडरोफोर्स होते हैं, साइडरोफोर्स क्या करते हैं, आयरन को कैप्चर करते हैं और फिर उसको चिलेट कर देते हैं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू नो अबाउट आयरन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द ग्रोथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4, तो मेक श्योर आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो वो भी लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।